मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहला वीडियो जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स पर रहेगा। देखिए, आप जानते हैं एक चीज होती है न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। देखो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स जो हम लोग सुनते हैं ना, आरएनए, डीएनए, है ना, ये क्या होते हैं, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है, वी नो दैट, है ना। सो अगर हम न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स की बात करें तो एक तो है न्यूक्लियोटाइड और एक है न्यूक्लियोसाइड। अरे टाइड तो बताया था, ये साइड क्या होता है? अरे देखो सीधी सी बात है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, इसमें होते हैं नाइट्रोजन बेसेस और शुगर और फॉस्फेट। और अब इन तीनों कंपोनेंट्स में से आप ये फॉस्फेट वाला कंपोनेंट अगर हटा दोगे ना, तो आपके पास बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में केवल दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो नाइट्रोजनस बेसिस और क्या है, शुगर। ठीक है, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस ओनली, दो चीजें। ठीक है जी, तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड समझ आया। अब बात करते हैं अपन इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग करके एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर ली जाए तो जनाब ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स भी दो हैं, एडिनिन और ग्वेनिन, ये दो प्यूरिन्स हैं हमारे पास। आपको स्ट्रक्चर बनानी नहीं आनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर को देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स में से सबसे पहले प्यूरिन की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान है, दो रिंग्स आपके पास रहेंगी स्ट्रक्चर के अंदर, दो रिंग्स रहेंगी। तो एडिनिन और ग्वेनिन दोनों के अंदर ही दो रिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन अब एडिनिन और ग्वेनिन भी दोनों प्यूरिन्स ही हैं, तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो एडिनिन के अंदर तो यहां पर इस पोजीशन पर NH2 रहेगा, ठीक है, और यहां पर इसी जगह पर क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। तो एडिनिन अमाइन ग्रुप AA, ठीक है। तो ग्वेनिन और एडिनिन समझ गया, NH2 ग्रुप रहेगा, यहां फिर ऑक्सीजन रहेगा, तो NH2 वाला एडिनिन हो गया। उसके बाद में अगर पायरिमिडिन की बात करें तो हमारे पास तीन है पायरिमिडिन, एक तो यूरासिल, एक थायमीन और एक साइटोसिन। तो यूरासिल के बारे में अगर आप बोलोगे तो यूरासिल जो है ये तीनों की तीनों ही मैं बता दूं। सबसे पहली बात, ये तीनों सिंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सिंगल चेन है इनकी, एक ही रिंग बन रही है, ठीक है। अब यूरासिल के अगर बारे में बात करूं तो ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, याद रखना, ठीक है जी। और थायमिन जो होता है ये डीएनए में प्रेजेंट होता है, सिर्फ डीएनए में। और साइटोसिन जो होता है ना, ये भाई न्यूट्रल है, डीएनए में भी रहेगा और आरएनए में भी रहेगा, दोनों में प्रेजेंट हो सकता है साइटोसिन। ओके, अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है, ये है THYAMINE, ठीक है, और एक होता है THIAMINE, जो विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं। तो विटामिन B1 होता है THIAMINE, नॉट THY, ठीक है, ये याद रखना आप, है ना, डिफरेंट चीज है एक। अब डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। देखो अगर आप देखोगे यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ मिलेगा आपको, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। देखो METHY, मिथाइल ग्रुप है ना ये, तो मिथाई थाइमीन, दोनों थोड़ा सा मैच कर रहा है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, थाई में मिथाइल ग्रुप यहां पे रहेगा, CH3 ग्रुप यहां पर रहेगा इस वाले पोजीशन पर। और अगर आप बात कर रहे हो साइटोसिन बना दे, साइटोसिन की बात कर रहे हो तो आपको एकदम चोटी पर NH2 देखने को मिलेगा, और बाकी दोनों में देखो यहाँ पर ये अलग ही है, ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर NH2 देखने को मिल रहा है। तो चोटी पर NH2 अगर आपको देखने को मिले, नंबर भी बताऊंगा अभी कौन से कार्बन पे क्या, तो NH2 अगर देखने को मिले तो साइटोसिन, और अगर CH3 देखने को मिले तो थायमीन, ठीक है। और यूरासिल जो होता है यह सिर्फ आरएनए में होता है और यहां से खाली होता है, यहां पर O है, ठीक है, ये अलग ही है अपना। उसके बाद में यहां पर ये जो नाइट्रोजन और ये जो कार्बन्स हैं प्यूरिन्स के, पायरिमिडिन्स के, देखो कितने सारे कार्बन्स भी हैं, नाइट्रोजन्स भी बीच बीच में है। तो ये नाइट्रोजन और कार्बन है, इनके सोर्सेज क्या हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। तो इसको समझने के लिए ये जो देखो, अगर हम लोग स्ट्रक्चर को एज इट इज उस तरीके से मैं नंबरिंग करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये पहला है, ये दूसरे पोजीशन है, तीसरी, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, याद नहीं रहेगा लंबे टाइम तक। तो हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं इसकी, यहां से मैंने बनाया है रेड पेन के अंदर N, ये N बना, ये स्ट्रेट लाइन, फिर उल्टा N बना दो आप, ठीक है, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बना लो। अब इसको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब नंबर दे दिया आपने। अब ये जो
यहाँ पर ये जो डॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटम्स को, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर 3 एटम्स हैं और बाकी, ठीक है, ये सबके सब एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो ये एटम्स हैं ऊपर वाले सारे के सारे, ऊपर वाले सारे के सारे ये कार्बन एटम्स हैं, और नीचे वाले हैं ये सारे के सारे आपको नाइट्रोजन एटम्स मानने हैं। तो 1, 3, 7 और 9th पोजीशन पर तो नाइट्रोजन के एटम्स होंगे, और 2, 4, 6, 5, 8 इन पोजीशंस पर कार्बन के एटम्स होंगे, ठीक है। अब हम बात कर ले, ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर बनाई है, ये मैंने बनाई है जनाब, सबसे पहले हमने प्यूरिन की बात करी है, सबसे पहले हमने प्यूरिन की बात करी है, ठीक जी। ओके, अब सोर्सेज की बात करते हैं। जैसे ये फर्स्ट नंबर वाला जो है नाइट्रोजन है N1, है ना, ये कहाँ से आता है, एस्पार्टेट से आता है, ठीक है, ये एस्पार्टेट से आता है। और ये जो थर्ड वाला है ये आता है ग्लूटामाइन। जब आप ग्लूटामाइन बोल रहे हो तो साथ में माइन, 9 इस तरीके से राइम बन रही है, तो ग्लूटामाइन, इसमें 9 भी इंक्लूडेड है। तो ये 9th वाला और ये थर्ड वाला जो नाइट्रोजन है ये ग्लूटामाइन से आते हैं, ठीक है जी। और ये 4 वाला, 5 वाला और ये 7 वाला, कौन सा, 4, 7 एंड 5, ये तीनों कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं अपने पास ग्लाइसिन से। कहाँ से आ रहे हैं, ग्लाइसिन से, ये वाले आ रहे हैं। C2 और C8 की बात करो, C8 ये रहा अपना और C2 ये रहा, ये दोनों आ रहे हैं THF से, यानी टेट्रा हाइड्रोफोलेट से आ रहे हैं, THF से। और ये जो चौथा वाला है ना, ये CO2 से हमें मिल रहा है। तो सोर्सेस पता चल गए सबके, ठीक है। ये आपको सोर्सेज इस तरीके से याद करने हैं। उसके बाद में पायरिमिडिन की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो जरा, इसकी स्ट्रक्चर सिंगल रिंग वाली होती है ना, तो एक छोटा सा एन बना दो आप, है ना, और इसको एकदम स्ट्रेट कर दो, दूसरा एन बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल रिंग है इसकी स्ट्रक्चर में। तो अब देखोगे यहाँ पर नीचे वाले सेम पैटर्न फॉलो करना है। नीचे वाले एटम्स को, ये 1, 3 हैं, ये दोनों क्या है, नाइट्रोजन एटम्स हैं, और ऊपर वाले क्या हैं, सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फर्स्ट वाला जो नाइट्रोजन है N1 ये एस्पार्टेट से आता है, N3 है ये ग्लूटामीन से आता है, और 2, 4, 5, 6 जो है ये इनमें से ये कार्बन है सारे के सारे। 4, 5, 6 से ये एस्पार्टेट से हमें मिलता है, और ये जो सेकंड वाला है ये हमें CO2 से मिलता है। समझ गए हो मेरी बात को, तो ये आपको याद करना है, ठीक है जी। ये पायरिमिडिन की बात हो गई। अब है ना, मैंने आपको बताया न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ठीक है। अगर इसमें फॉस्फेट और ऐड कर दोगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो अभी तक तो न्यूक्लियोसाइड ही है, फॉस्फेट ऐड नहीं किया है, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर है। तो नाइट्रोजन बेस जो है और शुगर है, इनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है और कौन से नंबर पर बॉन्डिंग होती है। तो देखिए, शुगर का जो C1 फर्स्ट वाला कार्बन है, शुगर का फर्स्ट वाला कार्बन है, वो प्यूरिन के अंदर तो 9th वाले नाइट्रोजन से जुड़ता है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर ये किसके साथ जुड़ता है, प्यूरिन जब स्ट्रक्चर है तो N9 के साथ जुड़ता है। और अगर पायरिमिडिन है तो उस केस में N1 के साथ जुड़ता है ये अपना शुगर का C1। तो N1C1 इन पायरिमिडिन एंड C1 N9 इन प्यूरिन। तो ये कुछ ऐसा होता है। और ये बॉन्ड कौन सा बनता है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है बता दो, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या कर रहे हो, ये टाइम पास, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रोडक्ट्स क्या होंगे कैटाबॉलिज्म के, मतलब अगर कैटाबॉलिज्म होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे इनसे। प्यूरिन से बनेगा यूरिक एसिड। अरे क्या यार, प्यूरिन है ना, उसमें 2 रिंग्स हैं, तो नहीं भाई नहीं तोड़ सकते, 2 रिंग्स है, बड़ा मुश्किल है। तो उसको थोड़ा ये यूरिक एसिड में बदल दिया जाता है, ठीक है। यूरिक एसिड भी 2 चेन कंटेनिंग है, तो इसी तरीके से प्यूरिन को सिर्फ कन्वर्ट करा जा रहा है यूरिक एसिड में और फिर बाहर निकाल दिया जाएगा ना, सॉल्यूबल प्रोडक्ट, ठीक है। ये सॉल्यूबल है यूरिक एसिड, और प्यूरिन को कन्वर्ट कर दिया गया यूरिक एसिड में, ठीक है। पायरिमिडिन का प्रोडक्ट क्या होगा कैटाबॉलिज्म का, देखो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि अरे याने पायरिमिडिन जो है ये सिंगल चेन वाली है, एक ही तो क्लोज रिंग है इसके अंदर,
तो इसको तोड़ना आसान रहेगा। और ऐसा इस तरीके से इस कदर तोड़ा जाएगा कि प्रोडक्ट एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 प्रोडक्ट बनेंगे मेरे भाई। 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा CO2, एक NH3 और एक बनेगा बीटा एलिनाइन। देखो जरा, देखो जरा, देखो ये एन और ये डैश। इसी तरीके से तो हमने खोल के जुगाड़ से स्ट्रक्चर बनाई थी पायरिमिडिन की। अरे हाँ जी, ऐसे ही बनाई थी। तो ये देखो, पहला टूटेगा बॉन्ड यहां से, ये सबसे पहले लाल बॉन्ड सबसे पहले यहां से टूटेगा। तो यहां से टूटेगा तो यहां पर नाइट्रोजन था ना नीचे की तरफ, तो NH3 निकल जाएगा यहां से, ये NH3 निकल गया। फिर दूसरा यहां से टूटेगा तो यहां से ये कार्बन निकलेगा CO2 की फॉर्म में। फिर ये बाकी का बचा हुआ निकल जाएगा। बाकी के बचे हुए में क्या चीजें हैं? 3 तो ऊपर कार्बन एटम्स हैं, 3 तो कार्बन के एटम्स हैं और एक यहां पर नाइट्रोजन का एटम है। तो इसको बीटा एलेनाइन की फॉर्म में निकाल दिया जाएगा। हाँ कि ना रे? हाँ जी। अब है ना, स्पेशली थायमीन के लिए भी पूछा जाता है कई बार। जो थायमीन है, THYMINE, थायमीन जो है, इसका कई बार कैटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट पूछा जाता है। आप वही बता देना, CO2 NH3 और बीटा अमाइनो आइसोब्यूटाइरेट। अरे 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 अरे, ध्यान से देखो, थायमीन के केस में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएंगे हम खोल के, ये एन, ये डैश और थोड़ा सा इसकी पूंछ और बढ़ा देंगे ऊपर की तरफ, कुछ ऐसा होता है। तो सबसे पहला बॉन्ड ये टूटेगा, NH3 निकल गया। दूसरा बॉन्ड ये टूटेगा, CO2 निकल गया। फिर बचा जो पीछे है, इसके अंदर ये 1 2 3 4, ये 4 तो कार्बन है और 1 है नाइट्रोजन। तो ये रिलीज होता है बीटा अमाइनो आइसोब्यूटाइरेट की फॉर्म में मेरे भाई। यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बात, मैं एक टेबल बना रहा हूं, बड़ी जरूरी है टेबल। नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं उनके अंदर आपको पता है, जब शुगर ऐड कर दी जाती है ना, शुगर ऐड कर दी जाती है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है तो मेरे भाई बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये प्यूरिन्स हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन बेसिस कौन से हमारे पास? प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में सबसे पहले एडिनिन। तो एडिनिन जो होता है ना, जब इसके अंदर शुगर ऐड कर दी जाती है, यानी इस एडिनिन वाले नाइट्रोजन बेस में जब शुगर ऐड कर दी जाती है तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। तो इस न्यूक्लियोसाइड को क्या कहा जाएगा? एडिनिन इज अ नाइट्रोजन बेस, इफ वी ऐड शुगर इन इट विल बिकम न्यूक्लियोसाइड विच विल बी कॉल्ड एडिनोसिन बना दे। और ग्वेनिन का क्या होगा? ग्वेनोसिन बना दे। तो सबके इन साइड के आगे लग रहा है सीन, ठीक है। तो प्यूरिन्स वाले जो नाइट्रोजन, प्यूरिन जो होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, उनमें जब शुगर ऐड करी जाती है तो उनके न्यूक्लियोसाइड का जो आगे सफिक्स लगता है दैट इज सीन, ठीक है जी। उसके बाद में पायरिमिडीन्स की बात करेंगे, उनमें भी तो ऐड करी जाएगी शुगर। तो साइटोसिन विल फॉर्म साइटिडीन और यूरासिल यूरिडीन, थाइमिन विल बी थाइमिडीन। तो इस तरीके से डीन लग रहा है इनके आगे, ठीक है भाई। अब ये शुगर ऐड कर दिया, अब हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे मेरे भाई। न्यूक्लियोसाइड है इसमें, एक फॉस्फेट ऐड करके न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। देखो सीन जो होगा उसका आगे बनेगा, अगर एक फॉस्फेट ऐड करा है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से चीजें बनेंगी। तो जल्दी जल्दी देख लो, ग्वेनोसिन GMP, GDP, GTP और साइटोसिन के अंदर भी इस तरीके से CMP, CDP, CTP, UMP, UDP, इस तरीके से चीजें बनेंगी, ठीक है। अब कई कई जगह पे आपको यहाँ पे ये डी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। डी का मतलब क्या होता है जनाब? ये देखिए जरा, अगर नॉर्मली जैसे ऐसा लिखा हुआ है ATP लिखा हुआ है, तो ATP लिखा हुआ है, इसका मतलब इस वाले न्यूक्लियोटाइड के अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट है। और अगर DATP लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है। समझ गए ना मेरी बात को? हाँ। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन नेचर। सबसे पहले ये ए क्या है? अरे एडिनिन है ना भाई, है ना। तो एडिनिन की कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है? देखो ATP प्रेजेंट होता है और DATP प्रेजेंट होता है। जी का, ग्वेनिन का GTP, DGTP, ठीक है जी। और यूरासिल का UTP, ठीक है। और DUTP प्रेजेंट नहीं होता। पूछो क्यों? देखो DUTP के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है ना। और यूरासिल का आपने सुना होगा ना, यूरासिल सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? RNA में प्रेजेंट होती है, ना कि DNA में। तो यूरासिल, दिस नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन
डीएनए, तो डीएनए में प्रेजेंट ही नहीं है, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर तो डीएनए में ही होती है, तो इसलिए यहां पर इसकी कोई भी फॉर्म नहीं है। सी सीटीपी डीसीटीपी, और ये जो थायमीन बचा है ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होता है, तो इसमें सिर्फ डीटीएमपी है, ठीक है, राइबो शुगर नहीं है, तो ये इसकी टीटीपी वाली फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है जी, ओके। हाँ, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्यूरिन का सिंथेसिस, पायरिमिडीन का सिंथेसिस, है ना, तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं फिर। चलिए, टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो भाई, कमेंट करो, शेयर करो लोगों को।